वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म टेस्ट 02 और इसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए आपको मिल सके। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल projected along positive x-axis experiences a force due to a magnetic field along y-axis. What is the direction of magnetic field? हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है और उस पर जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स होगा वो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, F इजक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। जो F की डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के जो V और B बनाएंगे, यानी कि जो F होगा वो परपेंडिकुलर होगा बोथ V और B से। तो अगर हम यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन लिखते हैं तो वो डायरेक्शन होगी इस एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, वो होगी जेड डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन वो होगी जेड, पॉजिटिव जेड। जैसे ये प्लेन है वी क्रॉस बी का, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा पॉजिटिव जेड। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है। तो अगर ये दो पैरेलल वायर्स इनके बीच में कुछ फोर्सेस हैं तो वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, F इजक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। अगर मैं I1 I2 को 1 एम्पियर करता हूँ, R 1 मीटर, L 1 मीटर, तो जो ये फोर्स होगा वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई के इक्वल टू। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो अब जो फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई 2 इंटू 10 की पावर -7, तो अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। तो अब 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू टू स्ट्रेट वायर्स, टू स्ट्रेट पैरेलल इनफिनाइट लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट placed in air or vacuum at a distance of 1 meter. They experience a force of attractive or repulsive nature with a magnitude of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर of their unit lengths। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी, हमें सेम के सेम एग्जाम में लिखनी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वाई द फील्ड लाइंस रिपेल्ड या एक्सपेल्ड व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रिपेल्ड क्यों होती हैं? तो इसका आंसर होगा हमारे पास, द डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव स्मॉल एंड नेगेटिव magnetic susceptibility psi m. Due to the presence of magnetic field there induced a small magnetic moment 2 delta m that is in opposite direction। तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है जिस डायरेक्शन में फील्ड लगाया जाता है। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम करके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रिपेल्ड होती हैं जब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल म्यू आर इज 0.5। आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, राइट इट्स रिलेशन विद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर किसी भी मटेरियल की -1 से लेकर -1 या 1 के बीच में है परमेबिलिटी, स्मॉल वैल्यू है, तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। और जिसका जो रिलेशन है ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी वो होता है म्यू आर इजक्वल टू 1 प्लस साई एम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन ओरिएंट्स इटसेल्फ वर्टिकली
at a certain place on earth, what is the value of horizontal component and what is the value of angle of dip at that place. अगर कोई भी मैग्नेटिक निडल वर्टिकली स्टैंड करती है किसी भी प्लेस पर, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो ज़ीरो है। अगर वहाँ पर एच ज़ीरो होगा तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब भी वर्टिकली स्टैंड होगी तो वहाँ पर एच ज़ीरो होगा, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। और एंगल ऑफ डिप होता है आर यानी कि रिजल्टेंट वर्सेस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बीच का एंगल डेल्टा। तो एच हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू आर कोस डेल्टा। अगर एच जीरो है तो कोस डेल्टा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो कब होगी, जब डेल्टा 90 होगा, तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 90 डिग्री होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज दैट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच फॉर टू मैग्नेटिक मटीरियल ए एंड बी। यहाँ पर दो मटीरियल हैं, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। ये ए मटीरियल है और ये बी मटीरियल है। आइडेंटिफाई करना है ए और बी और ड्रॉ करना है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मटीरियल्स। तो इसका आंसर देखते हैं हम, हमारे पास ये होगा मटीरियल ए जो है वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसकी जो साई एम है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बट स्मॉल वैल्यू, इसलिए हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर उसका मटीरियल सेकंड मटीरियल जो है वो बी है, उस मटीरियल की जो साई एम है वो हमारे पास नेगेटिव है और वो भी स्मॉल है। तो ये नेगेटिव यहाँ से, क्योंकि इस ओरिजिन के नीचे की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ऊपर की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, इसलिए जो साई एम होगा आई बाई एच ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए वो मटेरियल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक एंड नेगेटिव के लिए डायमैग्नेटिक। अब ससेप्टिबिलिटी और डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर साई एम और टेम्परेचर के बीच में ये नेगेटिव ग्राफ हमने शो किया है, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, सब कांस्टेंट है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट और ए कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल है। When a diamagnetic substance is placed in a varying magnetic field, it tends to move from stronger field to weaker field। अगर इस तरह यहाँ मैं मैग्नेट लगाता हूँ तो वो जो मटेरियल है वो ज़्यादातर इससे दूर होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर चला जाएगा अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है कि अगर परमानेंट मैग्नेट्स बनानी है तो वहाँ पर क्या मटेरियल होगा, किस तरह का मटेरियल प्रॉपर्टी होगी। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हाई कोरेसिविटी, हाई रिटेंटिविटी और हाई हिस्टेरेसिस लॉस। और हाई हिस्टेरेसिस लॉस कब होगा, जब ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, रिटेंटिविटी भी हाई होगी, कोरेसिविटी भी हाई होगी और इसका जो एरिया है वो भी हाई होगा। A core of electromagnetic substance of ferromagnetic material have low coercivity, low hysteresis loss। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास जो हिस्टेरेसिस होगा वो बिल्कुल स्ट्रीपर होगा, स्ट्रीपर ऐसे, जिसकी जो कोएरेसिविटी है वो लो होगी, रिटेंटिविटी हाई होगी बट हिस्टेरेसिस लॉस लो होगा। ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रीपर होगा, पतला होगा। तो इस तरह हम इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉल कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m and moment of inertia I is free to oscillate in a magnetic field B. It is slightly disturbed from its equilibrium position and then released, so that it executes simple harmonic motion. Hence write the expression for its time period. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल होगी, वो मैग्नेटिक निडल फ्रीली मूव कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायपोल मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अगर उसको हम स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं बाय एन एंगल थीटा, जैसे ऐसे रेस्ट में थी तो इसको मैं यहाँ बाय एन एंगल थीटा मूव करा देता हूँ या फिर रोटेट करा देता हूँ, तो वो अपनी मीन पोजीशन से थीटा एंगल जो है वो दूर हो चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अंदर
रीस्टोर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करती है। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क की जो वैल्यू है वो है टो इजकल टू माइनस एम बी साइन थीटा। थीटा स्मॉल है इसलिए साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, तो टो इजकल टू बचेगा माइनस एम बी। अब हमें पता है कि किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर अगर हमें टो निकालना है तो वो आई अल्फा के बराबर होता है। आई अल्फा यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा वहाँ पर एंगुलर उसकी एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कराता हूँ तो आई अल्फा इजकल टू माइनस एम बी, अल्फा इजकल टू बचता है एम बी ओवर आई थीटा। क्योंकि यहाँ पर हमें एस एच एम दिखाना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करना है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की, तभी हम उस मोशन को हम बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। तो वही हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो यहाँ होगा आई अल्फा इजकल टू एम बी थीटा, और अल्फा की जो वैल्यू होगी एम बी ओवर आई नीचे आ गया और यहाँ पर हो गया थीटा। तो अल्फा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस थीटा की, और एक्सीलेशन जो है एंगुलर एक्सीलेशन वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो निडल है उसने एस एच एम एग्जीक्यूट किया होगा। यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं वो होगा 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये होगी एम बी ओवर आई, तो 2 पाई इजकल टू एम बी ओवर आई अंडर रूट, यही हमारी जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई आई ओवर एम बी अंडर रूट। नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज एल इंटू बी कैरिंग ए स्टडी करंट आई प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। तो लूप के लिए हमें एक ऐसी रेक्टेंगुलर लूप मिली हुई है, इस पर कितना टॉर्क होगा वो हमें निकालना है। तो ये एक डेरिवेशन है जिसको आप बुक से भी कर सकते हो या फिर मेरी वीडियोस में जाकर आप सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आ सकती है। तो 10th जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ। तो किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में। वाई द रेंज ऑफ एमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज्ड वाइल द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है वाई वी यूज एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। वाई आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस वाइल आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हम देखते हैं हमारे पास ये होगा, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में अगर एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जाए जिसको शंट बोलते हैं तो वो पूरा कम्बिनेशन एक एमीटर होगा, और उस एस की जो वैल्यू होगी वो होगी आई जी ओवर जी आई माइनस आई जी, यानी कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा सेम होगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा आई जी जी इज इक्वल टू होगा इसके अक्रॉस आई माइनस आई जी एस। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आई जो है वो आई एस प्लस आई जी के बराबर है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरह हम कोई भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग ए शंट पैरेलल टू इट। अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके सीरीज़ के अंदर हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ये पूरा सेटअप जो होगा वो वोल्ट मीटर का काम करेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो एमीटर है उसकी रेंज को हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा क्यों नहीं सकते। वी नो दैट टू मेक एन एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर ए लो रेजिस्टेंस सेट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, नाउ द कम्बिनेशन इज एन एमीटर। तो जो कम्बिनेशन होगा वो हमारे पास एमीटर होगा। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कम्बिनेशन का वो पैरेलल में होने की वजह से कुछ इस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट होगा 1 ओवर जी प्लस 1 ओवर एस, आर इक्विवेलेंट होगा जी प्लस एस ओवर जी एस। अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालता हूँ तो जी एस ओवर जी प्लस एस। तो यहाँ पर एक बात देखने में आती है कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो जी और आर दोनों से छोटा होगा, चाहे मैं आर कितना ही छोटा लूँ, जी ये एस कितना भी छोटा लूँ या कितना भी बड़ा लूँ, जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पैरेलल में होने की वजह से वो जी और एस दोनों से छोटा मिलेगा हमें। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी जी और एस से। हैंस एवरी टाइम रेजिस्टेंसेस डिक्रीज करंट रेंज विल बी इंक्रीज। अब हर कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा और जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होगा। वी कैन नॉट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन, हैंस वी कैन नॉट डिक्रीज इट्स रेंज।
उसकी हम रेंज डिक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें रेंज डिक्रीज़ करनी है एमीटर की तो उसको हमें और सेंसिटिव बनाना होगा। इसका मतलब है अगर वो 0.1 एम्पियर के लिए एक डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, उसको और ज़्यादा उसकी जो रेंज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको और सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि 0.5 के लिए उसे डिफ्लेक्शन शो करनी होगी। तो और ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस गैल्वेनोमीटर या उस एमीटर को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसकी जो n है, उसका जो k है, करंट सेंसिटिविटी वगैरह है, वो दोबारा से अरेंज करनी होगी या सेट करनी होगी। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर बाय इंक्रीजिंग हाई रेजिस्टेंस। अगर सीरीज़ में हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है तो इस R को हम बढ़ाकर उसकी जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो G+R ही होगा हमेशा। जितना R बढ़ेगा उतनी उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। तो बाय इंक्रीजिंग R वी कैन इंक्रीज इट्स रेंज ईजीली। और अगर हम बात करते हैं उसकी रेंज को डिक्रीज़ करने के लिए, तो अगर हम किसी भी स्मॉल वैल्यू का कोई भी रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देते हैं, उस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में लगा देते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ बिकॉज इट इज़ यूज टू मेजर करंट इन सर्किट। और जो करंट है वो सीरीज़ के अंदर हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम एमीटर यूज़ करते हैं सीरीज़ के अंदर। वोल्टमीटर की बात करते हैं तो वोल्टमीटर जो है वो कनेक्टेड करते हैं हम हमेशा पैरेलल के अंदर, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल कम्बिनेशंस के अंदर सेम रहता है, इसलिए हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की बाय यूजिंग इट इन पैरेलल। जो रेजिस्टेंस है किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का वो ज़ीरो, एमीटर यहाँ पर वोल्टमीटर की जगह पर एमीटर, वो हमेशा जीरो होगा बिकॉज एमीटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंसेस शंट इन पैरेलल। अब जो भी R इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा लो होगा उन दोनों के मुकाबले, G और S इन दोनों से छोटा होगा। तो वो बिल्कुल, अगर ये बहुत ही छोटा लगाते हैं तो इसकी वैल्यू, जैसे ये 0.1 ओम लगाया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.002 ओम होगी, यानी कि इससे भी छोटी होगी, वो नियरली इक्वल होगी ज़ीरो के। तो इसलिए जो आइडियल हमारे पास एमीटर है वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। और वो ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट का करंट ही इंश्योर करेगा, ना कि खुद का करंट। अब बात करते हैं आइडियल वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जब भी हम वोल्टमीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं हम R, वो रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में होता है और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R बढ़ाने की वजह से बढ़ता जाता है। अब एक खास बात ये भी है कि जब भी हमारे पास सर्किट के अंदर वोल्टमीटर होगा, जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसके अंदर मान लो करंट है IR, ये R है इसका रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस पैरेलल में हमने यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया, तो वोल्टमीटर इसकी रीडिंग चेक करेगा। अब बात करते हैं हम IR की। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो तो इसके अंदर भी कोई ना कोई करंट मूव करेगा, IV अगर हम लेट कर लेते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा और वो इसमें से यहाँ से नहीं क्रॉस होगा। तो यहाँ से जो करंट क्रॉस होगा वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगा। कब? जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो उसी कंडीशन में यहाँ से करंट ज़ीरो होगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I0 यानी कि I इंटू 0 इंटू V होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर ड्रॉप होगा वो ज़ीरो होगा। और टोटल जो वैल्यू मिलेगी हमें पोटेंशियल ड्रॉप की वो सिर्फ इसके अक्रॉस की यहाँ दिखाई देगी। तो इसीलिए हम वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में यूज़ करते हैं, ताकि हम उसकी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेटली मेज़र कर पाएँ और उसको हाई वैल्यू पर ही रखा जाता है हमेशा।